हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 33 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और यान ली कहीं जा रहे होते हैं। तभी जियांग वानिन उन्हें रोकते हुए पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, पर यान ली अपनी बात को सीक्रेट रखते हुए वांगजी का हाथ पकड़ती है और फिर दोनों एक निजी रास्ते से होते हुए पाइपों से जाकर मिलते हैं, जो मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है। साथ ही जियांग यानली से कहती है, जियांग गुनिया, जो भी चीज़ें तुमने मंगाई थी वो सारी मैंने तैयार करके रखी है। और फिर अगले पूरे पहर तक पाइपों और वांगजी जियांग यानली को देख रहे थे और उसके कहे अनुसार उसकी मदद करते जा रहे थे लोटस पोर्क रिब सूप बनाने में। आखिर जियांग यानली ने कहा, अब तुम्हें इसे रात भर ऐसे ही रखना है, तो कल शाम के खाने में ये तैयार हो जाएगा। भरोसा रखो, जितनी देर तक तुम इसे ऐसे ही रखोगे इसके मसाले उतना ही स्वाद देंगे। इधर जियांग वानिन, जो वांगजी की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे उन्हीं के साथ आया था, वो बड़बड़ाए जा रहा था कि वो कितना भूखा है, क्योंकि उसे फीस्ट छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तो जियांग यानली ने बस एक छिली हुई मूंगफली की कटोरी उसके हाथ में थमा दी, साथ ही कुछ लोटस सीड्स भी दिए। फिर क्या था, इन दोनों चीज़ों ने न सिर्फ जियांग वानिन का मुंह बंद कर दिया, बल्कि उसकी भूख भी मिटाई। वांगजी ये सब देख रहा था। ये जब यानली ने देखा तो बस मुस्कुरा के बोली, लेडीज, इन्हें बस बहुत पुचकारना पड़ता है। तभी वांगजी ने पलके झपकाते हुए कहा, मैं भी टीटी हूँ। तो जियांग यानली इस पर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर थपथपाते हुए बोली, और मुझे यकीन है तुम्हारे काका भी तुम्हारा दिल रखने के लिए कुछ भी करते होंगे। अब वांगजी ने पलकें झुकाई, उसकी नज़र अपने हाथों पर गई। वो शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। उसके बड़े भाई उसके लिए वो सब कुछ करते थे जितना करने की उन्हें इजाज़त होती थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे ये मदद मांगी त्यांशा, यानली ने कहा। साथ ही वो आगे बोलने लगी, आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। जानती हूँ इन दिनों आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, फिर भी मुझे उम्मीद है आपने एम्परर के साथ अपना संसार बसा लिया होगा। कहते हुए वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। वो शर्मा रहा था, साथ में इस बात पर भी गौर कर रहा था कि क्या उसे जियांग गुनिया को सब कुछ बताना चाहिए, या फिर वो उसे वो सारी बातें नहीं बता सकता कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहा है। वो जियांग यानली को ये कैसे बता सकता है कि उसे विंग पर शक है। ऊपर से बाशन सरन ने भी उसे वापस चिट्ठी भेजी थी कि अभी ड्रैगन बोट फेस्टिवल चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इसीलिए उन्हें आज तो उससे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। वो कल सुबह पक्का कोशिश करेंगी। अब वाइपो ने वांगजी की कश्मकश समझ ली और फिर उसके कंधे पर टैप करते हुए उन्होंने बहाना बनाया कि वो स्टिकी राइस बन देखने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें टेस्ट करके ये बताने में कि वो तैयार हुआ है या नहीं। और उन्होंने सीधा जियांग वानिन की तरफ देखना शुरू किया। फिर क्या था, वानिन को तो उठना ही था। जब दोनों वहाँ से चले गए, वांगजी और यानली के बीच में एक पल बिल्कुल शांति का गुजर गया। और फिर वांगजी ने पलकें उठाकर जियांग यानली की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तब जाकर वांगजी को अपने दिल की बात बोलने में थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने कहा, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। तभी उसके कान लाल हो गए और वो आगे बुदबुदाया, और साथ में बहुत खुश भी है। जियांग यानली ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है तुम एम्परर की बहुत अच्छे से मदद कर रहे होंगे और वो तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है कि उन्हें इतने सालों के इंतज़ार के बाद तुम्हारे जैसा कोई लाजवाब इंसान मिला है।
और ये कितना प्यारा है। जब मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें चुचानवेन से कैसे बचाया, मैं तो दंग ही रह गई। शुक्र है कि वेन रूहान के कुछ गलत हरकत करने से पहले ही एम्परर जग गए और हम सबको बचाया। वांगजी के कान अभी भी गर्म हुए जा रहे थे, ऐसे लाल हो रहे थे जैसे जल रहे हो। वो बुदबुदा रहा था। मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन जिम्मेदारियों को थोड़ा सा संभाल सकूं। पर वो एक पल के लिए रुक गया, समझ नहीं पाया कि उसे आगे क्या बोलना चाहिए। फिर आगे बुदबुदाने लगा, मुझे डर है कि उन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे एहसास दिलाऊं कि वो मेरे साथ सारी बातें कर सकते हैं, वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जियांग यानली सूप को चलाते हुए बोल रही थी। एम्परर ने एकांतवास में जाने से पहले बहुत कुछ सहा है, इसीलिए किसी पर भरोसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ राज भी छुपे हो जिन्हें खोलने से उन्हें अभी भी डर लगता हो। डर? वांगजी ने पूछा। हो सकता है उन्हें इस बात का डर हो कि वो तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। उन्हें अपने ऊपर बहुत दबाव रखना पड़ता है खुद को कंट्रोल करने के लिए, और मुझे लगता है कि उन्हें अपने श्राप का भी काफ़ी प्रेशर रहता है, इसलिए उन्हें डर है कि तुम्हारे ज़्यादा करीब आने से कहीं तुम्हें नुकसान न हो जाए। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था जो कुछ भी जियांग यानली कह रही है उसका हर एक लफ्ज़ सही है। जियांग यानली आगे बोलने लगी, कभी कभी इंसानों को शब्दों के ज़रिए नहीं जीता जा सकता। कभी कभी हमारे कुछ काम भी होते हैं जिनके ज़रिए हम उनका दिल जीत सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं। तो उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनाना उनमें से एक काम हो सकता है। ये चीज़ उन्हें दिखा सकती है कि तुम्हें उनकी परवाह है। वैसे भरोसा एक रात में तो नहीं जीता जा सकता ना ध्यानशा, इसके लिए समय लगता है। पर भरोसा रखिए, एम्परर बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे जीवन साथी मिले हैं जो उनका बहुत ख्याल रखता है। वांगजी मुस्कुराया और उसे कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिली कि वो जो कर रहा है वो सही है। तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी उस कमरे के कोने में, और वांगजी ने आवाज़ लगाई, विंग। और तभी आवाज़ करते हुए विंग कुल्हाड़ी लेते हुए उन दोनों के सामने आ गया, जिसे देखकर यानली तो बहुत बुरी तरह से चौंक गई। हाँ यार लांझा, जियांग कुनिया, माफ़ कीजिए, मैं ऐसे अचानक से टपकना नहीं चाहता था, पर क्या है कि मैंने आप दोनों को फीस्ट में नहीं देखा ना, तो मैं ज़रा परेशान हो गया था। विंग बोला। वांगजी ने बस सर हिलाया और सोचने लगा, पता नहीं विंग ने उन दोनों की कितनी बातें सुनी होंगी। फिर वांगजी पीछे मुड़ा, सूप को फिर से एक बार चलाने लगा और विंग की तरफ देखकर बोला, आ जाओ इसे टेस्ट कर लो। हाँ, कहते हुए विंग उड़ते हुए उसके करीब आ गया और फिर उसने हवा में थोड़ा सा सूंघा और फिर बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी के हाथ से चम्मच छीन ली। वांगजी ने कहा, ध्यान से, ये बहुत गर्म है। पर तभी विंग उस सूप की एक चुस्की ले चुका था। वैसे तो उसे पूरा खटकना चाहता था, पर इससे पहले ही वो जोर से चिल्लाने लगा, अपने मुंह के सामने जोर से हाथ हिलाते हुए खुद को आराम देने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर झुकाया और फिर एक और चुस्की ले ली। फिर चिल्लाने लगा, लांझा, लोटस पोर्क रिब सूप, ये कितना अच्छा है, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये तुमने बनाया होगा। वांगजी मुस्कुराया और कहने लगा, ये कल सुबह तो और भी टेस्टी बनेगा जब इसके सारे मसाले इसमें घुस जाएंगे। सही है ना जियांग कुनियान?
जियांग यानली ने भी हाँ में सिर हिलाया और प्यार से विंग और वांगजी को देखने लगी। विंग की आंखें तो फिर से एक बार चमक उठी और वो फिर से एक बार एक दो गुलाटी मारकर वापस आ गया। वो इतना खुश था कि ये भूल ही गया कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं है। जब वांगजी ने उसे खींचकर ज़मीन पर खड़ा किया तब जाकर विंग को समझ आया। वांगजी को डर लग रहा था कि विंग ऐसे ही गुलाटी मारता रहेगा और वहाँ पर पड़े बर्तनों पर कहीं न कहीं जाकर टकराएगा। तभी विंग बुदबुदाया, लांझा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये तुमने मेरे लिए बनाया है। और वांगजी को कहीं न कहीं राहत महसूस हुई, जैसे आज दिन भर जो वो बोझ लेकर घूम रहा था वो उतर गया है। वो बस विंग की तरफ देखता रह गया, जिसकी आंखें चमक रही थी। हवा में उसकी पूंछें लहरा रही थी, जैसे वो बहुत खुश हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है बुद्धू फॉक्स, ये उसके हस्बैंड के लिए है। जियांग यानली ने विंग को चिढ़ाया। और अगर एम्परर का दिल करेगा तो वो तुम्हें भी एक बोल दे देंगे चखने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते हुए विंग अपने गर्दन के पीछे हाथ घुमाने लगा। तभी वहाँ पर जियांग वानिन और वाइपो आ गए, जो अपने हाथ में स्टिकी बन के प्लेट्स भी लेकर आए थे। आगे वांगजी और विंग वांगजी के कमरे की तरफ जा रहे थे। खुली चांदनी में विंग जियांग वानिन को ये समझाने में कामयाब हुआ था कि उसे अपनी बहन के पास रुकना चाहिए और विंग वांगजी को उसके कमरे तक छोड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा है। इसी बहाने उसे वांगजी के साथ थोड़ा सा अकेले में समय भी मिल गया। वांगजी बड़ा ही शांत था जब वो अपने कमरे की तरफ चल रहा था। साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि विंग उससे बात करना चाहता है, क्योंकि वो बार बार वांगजी की तरफ देखे जा रहा था, पर उसके देखते ही वो अपनी नज़रें घुमा रहा था। पर आखिरकार उसने बोल ही दिया, लांझा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर तभी उनके सामने एक वाइट ड्रैगन उड़ता हुआ आया, जो कोई और नहीं बाओशन सेरेन थी। उन्होंने आते ही विंग से पूछना शुरू किया, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। सब कह रहे थे कि तुम अचानक से फीस्ट से चले गए। आशिजुन, लांझा अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रहा था। कितनी प्यारी बात है, मैं तो बस उसे छोड़ने जा रहा था, विंग ने कहा। तभी बाओशन सेरेन ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, हमें शाओशिंगशेन ने बुलाया है। वो और उसके हस्बैंड एक गांव से होकर गुजर रहे थे, जहां पर बहुत आक्रामक पुतले देखे गए हैं। विंग, जाओ, एम्परर को भेज दो, मैं वांगजी को उसके कमरे तक छोड़ दूंगी। पर तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मैं भी कुछ पुतलों से लड़ सकता हूँ। चलो लांझा, तुम क्या कहते हो? वांगजी ने भी हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपनी बेचैन पकड़ ली। बाओशन सेरेन ने कहा, ठीक है, इस तरफ से। फिर उन्होंने विंग और वांगजी दोनों को पकड़ा और खिड़की से होते हुए बाहर की तरफ उड़ने लगी। वैसे वो गांव है कौन सा? विंग जोर से चिल्लाया। बाओशन सेरेन ने कहा, पश्चिम की तरफ, उसका नाम यी सिटी है। अब मैं जान गया रात के तीसरे पहर को भूतों का पहर क्यों कहा जाता है, विंग ने हंसते हुए कहा और फिर घूमकर अपनी बांसुरी बाहर निकाली। तभी उसके सामने जो पुतला था उसे चीरती हुई एक तलवार निकल गई। वो बेचैन थी। विंग अब अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसे पता था वांगजी उसे हर खतरे से बचाएगा, इसलिए उसने तलवार के बजाय अपनी बांसुरी पकड़ी हुई थी और वांगजी पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए उसने अपना काम शुरू किया। तभी बाओशन सेरेन के द्वारा बुलाए गए महल के रक्षक जियांग वानिन के नेतृत्व में वहां पर आ पहुंचे। ऐसे तो जियांग वानिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, जैसे कि उससे उसका काम छीन लिया गया हो, और वो विंग की तरफ ऐसे गुस्से से देख रहा था जैसे उसे अभी निकल जाएगा। तभी उनके साथ कुछ और सेक्ट लीडर्स भी आकर मिल गए, जो नाइट हंट के लिए निकले थे, जैसे कि लान सिचेन, नी मिंगजे, जिन जिशुआन, शाओशिंगशेन और उसका पार्टनर सोंगलान। वैसे जब वो आए थे उनके साथ साथ ही काफ़ी सारे पुतले चल रहे थे।
ऐसा लग रहा था वो उनके खून के प्यासे है। वैसे इन लोगों को यहाँ पर एक लड़की लेकर आई थी जो शायद से शुयांग की विक्टिम रह चुकी है, जो कह रही थी कि शुयांग इस अकेले थकेले जगह को डेमोनिक कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया करता था। रात काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो लगभग 1 पहर से लड़ाई कर रहे थे और ये शैतानी पुतले ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार उठकर चले ही आ रहे थे। काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स अब थक चुके थे। बस लान सिचेन और नीमिंगजे थे जो डटकर वांगजी का साथ देते हुए अभी भी पुतलों का सफाया कर रहे थे। उन तीनों ने अपने सभी लोगों के इर्द गिर्द एक बैरियर सा बनाया था। लान सिचेन की स्वॉर्ड शोयू और नीमिंगजे की स्वॉर्ड बाशिया के जरिए, जिससे बाकी सारे पुतले अंदर नहीं आ रहे थे और सभी लोग बच रहे थे। तभी विंग ने कहा, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ उन्हें इस तरफ खींच रही है। अब विंग उड़ते हुए उस ग्रुप से दूर चला गया। उसने देखा वेनिंग ने एक ही बार में 3 पुतलों को ढेर कर दिया है जो लगभग उसी पर हमला करने वाले थे। तब विंग आगे बताने लगा, मैं जब छोटा था तो ऐसे स्पिरिट फ्लैग के साथ खेला करता था और मुझे लगता है ये डेमॉन्स और स्पिरिट को अपनी तरफ खींचता है। पर जब लड़ाई हो रही थी तब शू चोंगहाई ने मुझसे ऐसे काफ़ी सारे फ्लैग्स चुरा लिए और मुझे लगता है वो लड़का अगर सच में शू चोंगहाई के परिवार से आता है तो। उसने अपने नाक पर टैप करते हुए कहा, हमें एक व्यू बनाना होगा। मैं उन्हें अपनी तरफ खींच कर लाऊंगा और जैसे ही वो सभी मेरी तरफ चलकर आएंगे, लांझा और शिजुन, तुम दोनों उस चीज़ को देखना जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और उसे ख़त्म कर देना। इतना कहते ही विंग ने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और उसे बहुत तेज़ ध्वनि सुनाने लगा। तभी वांगजी ने अपनी बीचन के ज़रिए वहाँ पर आग लगा दी और तुरंत लान सिचेन और बाकी सारे लोग अपने अपने शस्त्र लेकर वांगजी से जुड़ गए, जब तक कि वो आग की लपटें इतनी ऊंची नहीं हो गई कि वो इस शहर के गेट से भी ऊपर उठने लगे। जियांग वानी ने अपनी सारी सेना को आदेश दिया कि वो इस आग को अपने काबू में रखे, उसे ज़रूरत से ज़्यादा फैलने ना दे। विंग भी अब उड़कर उस आग की लपटों के पीछे चला गया। उस धुएं और भाप के बीच में से वो इतनी तेज़ी से उड़कर गया कि उसकी आकृति पीछे छूट गई। उसे देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कोई दिव्य आत्मा उतर कर आई हो या फिर शैतानी आत्मा, क्योंकि जैसे ही विंग मुड़ा सबने उसकी आंखें देखी जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिससे न सिर्फ बाकी लोग बल्कि वांगजी भी इतनी बुरी तरह से चौंक गया कि वो बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। और जो गाना, जो धुन विंग इस वक्त बजा रहा था वो इतनी तेज़ थी कि वहाँ खड़े सभी कल्टीवेटर्स के पसीने छूटने लगे। साथ ही वो सारे पुतले भी विंग की तरफ चलकर आने लगे और सीधा आकर उस आग में कूदने लगे जो वांगजी ने लगाई थी, जैसे कोई पतंगा मोमबत्ती की तरफ खींचकर चला आता है। तभी बाओशन सर ने वांगजी को आवाज़ लगाई और उसे अपने पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। तभी वेनिंग भी पीछे से चिल्लाया, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वांगजी ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और अपने कज़न को भी अपने पीछे खींच लिया। बाओशन सर ने शहर के चक्कर लगाते हुए वांगजी से पूछा, क्या तुम्हें किसी भी तरह की एनर्जी महसूस हो रही है? वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अलग अलग तरह की 5 रेसेंटमेंट महसूस हो रही थी, 4 जो चारों दिशाओं से आ रही थी और 5वीं शहर के बीचों बीच थी। बाओशन सर ने कहा, मैं दक्षिण और पश्चिम की तरफ जा रही हूँ, तुम और आनिंग उत्तर और पूर्वी तरफ जाना। फिर हम तीनों मिलकर शहर के बीचों बीच जाएंगे। फिर जितना हो सके उन सारे पुतलों को लेकर हमें विंग की तरफ जाना है। वांगजी ने फिर से एक बार हाँ में सिर हिलाया और फिर वेनिंग के साथ मिलकर वो अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए निकले। वैसे उन पुतलों को ललचाने के लिए उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी, पर जैसे ही वांगजी एक समतल जमीन पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे पुतले निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था
वो किसी का घोंसला है। वांगशी ने उस जगह पर जाना शुरू किया और तभी उसके सामने एक मक्खी जैसा क्रीचर आ गया। ऐसा लग रहा था वो वांगशी पर हमला करना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।